Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 25th of March 2023. तो गाइज आज है तारीख 25 मार्च 2023 और है सैटरडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं हर रोज़ मॉर्निंग में राइट टाइम 5 बजे ये वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाता है। तो आज कौन कौन समय पर वीडियो में प्रेजेंट हो चुका है नीचे लाइव चैट में ज़रूर से मेंशन करना। इस लेक्चर में हम लोग मेजरली इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बाकी सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज जैसे पीआईबी, डाउन टू अर्थ, लाइव मिनट जैसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स को प्रॉपर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में कवर करते हैं। इस वीडियो का जो एंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता है, क्योंकि लास्ट में आपको एक टेस्ट दिया गया है। पूरे लेक्चर को अच्छे से सुनकर अगर आप लास्ट में टेस्ट अटेम्प्ट करते हो तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने ये सारी चीज़ें सीखी हैं और आने वाले समय में आपके एग्जामिनेशन में इन आर्टिकल्स के कोई क्वेश्चन बनता है तो मैं कितने आराम से उसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो लास्ट में टेस्ट अटेम्प्ट कर अपना जो स्कोर है वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। इस लेक्चर का पीडीएफ वगैरह चाहिए तो उसके लिए आपको टेलीग्राम पर जाना होगा, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना है दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, आपको ये वाला चैनल मिलेगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पर इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। साथ ही साथ में अगर आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए इंस्टाग्राम पे जा सकते हो और वहाँ पे जाके आपको फिर से दीपक यादव एजुकेशन लिखना होगा। 11,000 से ज़्यादा लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। अब चलो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिसको हम बिल्कुल डिटेल के साथ में डिस्कस करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस लेक्चर में हम लोग कम समय में काफ़ी सारे आर्टिकल्स को कवर कर देते हैं और जो भी बातें होंगी वो सब के सब एग्जामिनेशन के लिए ही केवल और केवल इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। जैसे आज का सबसे पहला आर्टिकल जो है वो बात करता है प्लास्टिक रॉक्स के बारे में। अब ये जो प्लास्टिक रॉक्स हैं ये क्या हैं? आपने रॉक अलग अलग पत्थर के टुकड़े, कंकड़ के टुकड़े यहाँ पर देखे होंगे, है ना, लेकिन ये प्लास्टिक रॉक्स क्या है इसको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में है, द हिंदू ने कवर किया है और भी बहुत सारे अलग अलग सोर्सेस इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। अच्छा बात यहाँ पर यह है कि हाल ही में कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने यहाँ पर इस प्रकार की प्लास्टिक रॉक्स को डिस्कवर किया है और ये कहाँ पे मिली हैं? ये मिली है ट्रिनिडेड आइलैंड में। अब ये जो आइलैंड है ट्रिनिडेड आइलैंड ये कहाँ पर है? तो उसके लिए आपको ये मैप देखना होगा। इधर साउथ अमेरिका है, इधर अफ्रीका है, इन दोनों के बीच में अटलांटिक ओशन आता है। अटलांटिक ओशन में जस्ट यहाँ पर आपको ट्रिनिडेड आइलैंड ये देखने को मिल जाता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और एक तरीके से यूनिक सी लोकेशन है, तो पॉसिबिलिटी है इसको लेकर आपसे क्वेश्चन बन सकता है। इसके कई सारे प्रोनाउंसिएशन आपको देखने को मिल जाएंगे गूगल पर, तो ट्रिनिडेड भी है और भी अलग अलग प्रोनाउंसिएशन आपको नजर आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इस आइलैंड का एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में है? तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन ब्राज़ील के हाथ में है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, आगे आते हैं। अब हुआ क्या कि इस आइलैंड में प्लास्टिक रॉक्स पाई गई। अब प्लास्टिक रॉक्स क्या होती हैं? एक तो चट्टान भी है, कंकड़ का टुकड़ा भी है, पत्थर का टुकड़ा भी है और उसमें प्लास्टिक भी है। अच्छा ऐसे कैसे हो गया? तो यहाँ पे हुआ यह है कि जो प्लास्टिक होती है ना वो प्लास्टिक पिघल कर वहाँ की जो पत्थर है उनके साथ में चिपक गई है, इसी वजह से यहाँ पर इसको नाम प्लास्टिक रॉक दिया गया है। ठीक है, तो ये जो प्लास्टिक रॉक्स हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई गई हैं और साइंटिस्ट ने देखा तो यहाँ पर इससे कई सारे अंदाजे लगाए। अंदाज़ा ये लगाया कि देखो ये जो आइलैंड है ना ये अटलांटिक ओशन के जस्ट यहाँ पर कुछ हद तक मिडिल में आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ तक प्लास्टिक पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब ह्यूमन बींग्स इतना ज़्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं, इतना ज़्यादा प्लास्टिक्स रिलीज़ हो रहा है जिससे वो प्लास्टिक इस वाले आइलैंड तक पहुँच गया है। और इस आइलैंड तक पहुंचने के बाद में, और ये रीजन ऐसा रीजन है जहां पर गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है, तो उसके बेसिस पर आप देखोगे कि गर्मी पड़ने की वजह से जो प्लास्टिक यहाँ पर पड़ी हुई है वो पिघल रही है और पिघलने के बाद में वहाँ के जो पत्थर हैं, कंकड़ हैं, उनके साथ में चिपक रही है। तो चिपकने के बाद में इस प्लास्टिक का जो शेप है ना वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे नज़र आएगा। ये आप लोग पिक्चर देख पाओगे, ये उसी आइलैंड का पिक्चर है। ये प्लास्टिक यहाँ पे है, पिघल कर ये रॉक के साथ में चिपक चुकी है। ये एक रॉक का टुकड़ा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, है ना, ये भी यहाँ पर चिपक चुकी है। तो इसी को यहाँ पर नाम दिया गया है प्लास्टिक रॉक्स। आई होप गाइज आपको यहाँ पर ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं कि प्लास्टिक रॉक्स क्या है। आपसे सवाल बनेगा प्लास्टिक रॉक क्या है तो बता देना हाँ ये चीज़ें हैं। इवन यहाँ पर एक अंदाज़ा ये भी लगाया गया है कि काफ़ी बार जो मछुआरे होते हैं वो इस सी में क्या करते हैं, मछली पकड़ने के लिए जाते हैं। अब जब मछली पकड़ने के लिए जाते हैं ना तो कई बार उनका जो नेट है यानी कि मछली पकड़ने वाला जाल है वो ख़राब भी हो जाता है। वो क्या करते हैं, फेंक देते हैं और वो फिर जाल ओशन करंट की हेल्प से यानी कि वेव्स की हेल्प से इस आइलैंड पर पहुंच जाता है। और वो आइलैंड पर पहुंचने के बाद में क्या करेगा, यहाँ पे गर्मी पड़ने की वजह से वो प्लास्टिक पिघलेगी, पिघलने के बाद में चिपक जाएगी रॉक के साथ में और फिर वो जो रॉक है उसको नाम दिया जाएगा प्लास्टिक रॉक का। समझ में आई बात? अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग इस आइलैंड की लोकेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि लोकेशन वाइज ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है।
तो ये आइलैंड कहाँ पर स्थित है? साउथ अटलांटिक ओशन के अंदर में। तो ये यहाँ पर पूरा अटलांटिक ओशन है, ठीक है, ये यहाँ पर सदर्न रीजन है, तो साउथ अटलांटिक ओशन में ये आइलैंड आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर ज़्यादा लोग रहते नहीं हैं, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है, बस खाली कुछ ही लोग यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जो खासकर यहाँ पे ब्राज़ील के नेवी के लोग हैं, कुछ क्रू मेंबर्स नज़र आते हैं, बाकी यहाँ पर जो इनहेबिटेशन है वो ना के बराबर है, ठीक है। ये दुनिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ पर हम क्या करते हैं, ग्रीन टर्टल्स को सपोर्ट करते हैं, ग्रीन टर्टल्स को बचाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर ग्रीन टर्टल्स पाए जाते हैं, तो ग्रीन टर्टल्स को बचाने के लिए दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट जगह यही मानी जाती है। यहाँ पे क्या होता है, हर साल हज़ारों ग्रीन टर्टल्स बाहर निकल कर आकर अंडे भी देते हैं, ठीक है। जो ब्राज़ील नेवी के मेंबर्स होते हैं ना, उनने यहाँ पे अपना एक बेस को मेंटेन कर रखा है। ब्राज़ील जो नेवी के मेंबर्स हैं उनका एक बेस आपको इस आइलैंड पर देखने को मिलेगा, और वो लोग क्या कर रहे हैं, इन टर्टल्स को बचा भी रहे हैं, इन टर्टल्स का जो रहन सहन है उसको यहाँ पर सुरक्षा भी देने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो एक यूनिक सा आर्टिकल था और बहुत इंपॉर्टेंट है लोकेशन वाइज भी, तो ध्यान रखना इन चीज़ों को। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल में मतुआ कमेटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये कम्युनिटी मतुआ कम्युनिटी के बारे में चर्चा करेंगे। ये कम्युनिटी अभी चर्चा में क्यों है, पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। तो न्यूज़ यहाँ पर यह है कि हाल ही में हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने सभी लोगों के ऊपर जोर दिया है कि वो सभी लोग मतुआ महामेला जो है ना, ये जो मेला लगता है यहाँ पर विजिट करें। और ये जो मेला है बहुत बड़े साइज़ का मेला लगता है जिसको सेलिब्रेट किया जाता है मतुआ कम्युनिटी के थ्रू, ठीक है। साथ ही साथ में इसी अवसर पर जो श्री हरिचंद ठाकुर जी हैं इनको यहाँ पर श्रद्धांजलि भी दी गई है, तो इसी वजह से यहाँ पर मतुआ कम्युनिटी चर्चा में है। अभी जो व्यक्ति हैं श्री हरिचंद ठाकुर जी, इनका यहाँ पर एक बहुत बड़ा लिंक है इस कम्युनिटी के साथ में। वो लिंक क्या है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। पहले हम इस कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं। ये जो कम्युनिटी है ना, इनके जो पूर्वज हैं वो खासकर ईस्ट बंगाल के अंदर पहले रहा करते थे। अब ईस्ट बंगाल को समझने के लिए आपको ये दो मैप्स देखने होंगे। सबसे पहले ये इंडिया का मैप है। अगर आपको बंगाल के बारे में जानना होगा तो ये पूरा का पूरा यूनाइटेड बंगाल है। अब इस यूनाइटेड बंगाल को दो हिस्सों में बांटोगे, वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल तो वो वाला रीजन है जो आज के समय पर बांग्लादेश कहलाता है। समझ में आई बात? ये क्या है, ये बांग्लादेश है। उसके अलावा इधर यहाँ पे हमारा वेस्ट बंगाल ये देखने को मिल जाएगा, ये ईस्ट बंगाल है। ईस्ट बंगाल बेसिकली बांग्लादेश है और इधर यहाँ पर ये वेस्ट बंगाल है जो कि इंडिया का हिस्सा है, इंडिया का ही एक स्टेट है, ठीक है। ये वेस्ट बंगाल हो गया, ये ईस्ट बंगाल हो गया। तो यानी कि जो कम्युनिटी है, इनके जो पूर्वज हैं पहले ईस्ट बंगाल के अंदर में रहा करते थे, यानी कि बांग्लादेश जो आज के समय में कहलाता है ना, यहाँ पर रहा करते थे। अब बहुत सारे लोग ना एक ज़माने में वेस्ट बंगाल के अंदर एंटर करे, क्योंकि आपको पता है ये जो विभाजन है, पार्टीशन है, ये पूरा तरह से हुआ, सब अलग हो गया था, है ना। देश का बंटवारा हुआ, देश की आज़ादी के बाद में ये पाकिस्तान बन गया था स्टार्टिंग में, तो है ना, ये वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, फिर उसके बाद में एक और वॉर हुआ, उसके बाद में जाकर यहाँ पर ये पूरा बांग्लादेश बनता है। ये पूरा का पूरा हिस्ट्री अलग है, बट समझने के लिए यहाँ पर आपको इतना समझना है कि देश के बंटवारे के बाद में जो लोग हैं जो यहाँ पर ईस्ट बंगाल के अंदर रहा करते थे, मतुआ कम्युनिटी वाले, वो सब यहाँ पर वेस्ट बंगाल के अंदर शिफ्ट होना स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल के अंदर सभी लोग आ गए और आज के समय में वेस्ट बंगाल ना इस कम्युनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। इवन यहाँ पर वेस्ट बंगाल के अंदर में जो दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी एससी पॉपुलेशन, शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन वाले लोग हैं, वो यहाँ पर मतुआ कम्युनिटी ही है। तो मतुआ कम्युनिटी का इंपॉर्टेंस आप लोग यहाँ पर समझ चुके होंगे। हालांकि यहाँ पर बंगाल बॉर्डर के इधर भी, यानी वेस्ट बंगाल में भी और बांग्लादेश में भी यहाँ पर इस प्रकार की कम्युनिटी पाई जाती है, दोनों ही तरफ यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उसके बाद में मतुआ महासंघ करके यहाँ पर एक रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है। ये मूवमेंट यहाँ पर स्टार्ट किया गया था, ये पूरा सेक्शन फॉर्म किया गया था हरिचंद ठाकुर जी के थ्रू, जो कि यहाँ पर आपको इस पिक्चर में दिख रहे हैं, ठीक है। तो ईस्ट बंगाल में इसकी शुरुआत हुई थी 1800 के आसपास, है ना, मिड 1800 में इसकी शुरुआत हुई थी। फिर धीरे धीरे यहाँ पर इस कम्युनिटी का काफ़ी ज़्यादा विस्तार हुआ और वो किस प्रकार से आज बढ़ चुके हैं वो मैंने आपको यहाँ पर समझाया। तो इनके बारे में ध्यान रखना। आपसे सवाल बन सकता है ये कि मतुआ कम्युनिटी कौन से स्टेट को यहाँ पे बिलोंग कर रही है, तो ध्यान रखना वेस्ट बंगाल को यहाँ पे बिलोंग कर रही है। वेस्ट बंगाल की ज़्यादा यहाँ पर चर्चा हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल में गन लाइसेंसिंग को लेकर यहाँ पर एक आर्टिकल डिस्कस किया गया है और इम्पॉर्टेंट है, तो हम समझेंगे गन की लाइसेंसिंग को लेकर क्या क्या इश्यूज़ हैं। पहली बात हम समझते हैं आखिरकार न्यूज़ क्या है हमारे पास में। खबर यह है कि हाल ही में पंजाब की जो सरकार है उन्होंने 813 जो गन के लाइसेंस हैं वो कैंसिल कर दिए हैं अपने राज्य में, ताकि यहाँ पे जो गन कल्चर है ना उसको यहाँ पे रोका जा सके, क्योंकि पंजाब में गन कल्चर थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा, यानी कि लोगों को जो हथियार रखने का शौक़ है, गन्स रखने का शौक़ है, वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर रोकने के लिए सरकार ने अभी हाल ही में 813 गन लाइसेंसेस को कैंसिल कर दिया है, ताकि गन कल्चर को थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सके। तो इसी वजह से ये चर्चा में है। इवन यहाँ पे ये बोला गया है कि साल 2022 की बात है, पिछले साल की बात है, सरकार ने एक ऑर्डर दिया था, यानी पंजाब की सरकार ने ऑर्डर दिया और बोला ये कि जो भी लोग यहाँ पर गन्स का
जो ये बंदूकें हैं इनका जो भी पब्लिक डिस्प्ले हो रहा है इसको पूरी तरह से बैन कर दिया जाए, कोई भी यहाँ पर खुलेआम लेके नहीं घूमने वाला। और काफ़ी सारे जो गाने आ रहे हैं उन गानों के अंदर में जो गन्स हैं उनको यहाँ पर ग्लोरीफाई किया जा रहा है, गन कल्चर को ग्लोरीफाई किया जा रहा है, वॉयलेंस को ग्लोरीफाई किया जा रहा है ना, उसको और बढ़ावा दिया जा रहा है। तो पंजाब सरकार ने ये ऑर्डर दिया है कि इन चीज़ों को भी बैन किया जाएगा, जो गाने हैं वहाँ पर भी गन कल्चर को पूरी तरह से बैन किया जाएगा। और इस ऑर्डर के साथ साथ सरकार ने उस समय पर यह बोला था कि देखो गन को लेकर जितने भी लाइसेंसेस हैं जो 3 महीने के अंदर लिए गए हैं उन लाइसेंसेस को रिव्यू किया जाएगा। साथ ही साथ में आने वाले 3 महीने के लिए लाइसेंसेस को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है कि अभी यहाँ पर कोई लाइसेंस नहीं देने वाले, ताकि हम थोड़ा सा इसके ऊपर कंट्रोल लगा सकें, गन कल्चर को थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सके। तो इसी वजह से यहाँ पर ये चर्चा में है। तो इसी के बेसिस पर हम समझेंगे कि आखिरकार गन का जो लाइसेंसिंग वाला इशू है वो क्या है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है लोगों के पास में गन आ रही है तभी गन कल्चर प्रमोट हो रहा है, लोग ग्लोरीफाई कर रहे हैं चीज़ों को। तो ये आ कहाँ से रही है गन, क्या ऐसे आप ले सकते हो या उसके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है? तो देखो यहाँ पर आर्म्स से संबंधित ना इंडिया के अंदर में एक एक्ट है जिसका नाम है इंडियन आर्म्स एक्ट 1959। ठीक है, 1959 का ये पूरा एक्ट है जिसको देश की आज़ादी के बाद में पास किया गया। और इसने जैसे ये एक्ट आया इसने पिछले वाले एक्ट को रिप्लेस कर दिया, पिछला वाला एक्ट खत्म हो गया। इससे पहले भी कोई एक्ट था क्या? हाँ बिल्कुल, लगभग 1878 का एक्ट था जो कि यहाँ पर अंग्रेजों ने पास किया था। ठीक है, जिसके तहत यहाँ पर इंडियंस को जो गन्स वगैरह वो मिलती भी नहीं थी। लेकिन अब वो पुराना वाला एक्ट जो है वो ख़त्म करके इंडियन आर्म्स एक्ट 1959 को लेकर आया गया। और इस एक्ट को 2019 में अमेंड भी किया गया था, इसके अंदर कुछ बदलाव भी किए गए थे ताकि यहाँ पर जो लोगों को लाइसेंस दिया जा रहा है गन को लेकर वो थोड़ा सा कम किया जा सके। अब यहाँ पर इस एक्ट के अंदर में क्या क्या कंडीशंस रखी गई हैं इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहली चीज़, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर ऐसे ही गन लाइसेंस को ले नहीं सकता, या फिर कोई भी व्यक्ति ऐसे यहाँ पर हथियार को इंडिया में कैरी नहीं कर सकता। ठीक है, बिना लाइसेंस के तो आप कैरी नहीं कर सकते। पहली चीज़ इस एक्ट के अंदर में यही बोली गई है कि आपके पास में बंदूक है और उसका लाइसेंस नहीं है तो पेनल्टी चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो बिना लाइसेंस के आप बंदूक कैरी कर ही नहीं सकते इंडिया के अंदर में, पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ यहाँ पर बोला गया है, इस एक्ट ने यहाँ पर रोक लगा रखी है कि एक व्यक्ति एक से ज़्यादा जो गन है, एक से ज़्यादा जो हथियार हैं, वेपन्स हैं, उसको यहाँ पर कैरी नहीं कर सकता। इसके ऊपर भी यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। फिर उसके बाद में इसने एक और रोक लगा रखी है कि भाई एक ऐसा व्यक्ति जो कि अनसाउंड माइंड है, माइंड में उसकी इतनी क्लैरिटी नहीं है, मानसिक संतुलन उसका ठीक नहीं है। ठीक है, तो उस व्यक्ति को यहाँ पर गन लेकर नहीं दिया जाएगा, है ना, उसको यहाँ पर गन कैरी करने नहीं दिया जाएगा। ये यहाँ पर ये एक्ट जो है इसके ऊपर भी रोक लगाता है। फिर इन कंडीशंस के बाद में इस एक्ट की कुछ वैलिडिटी है, यानी कि आपने यहाँ पर अपने हथियार को लेकर एक लाइसेंस लिया है तो उसकी एक वैलिडिटी होगी। ठीक है, उस वैलिडिटी को अभी हाल ही में इंक्रीज़ किया गया, क्योंकि मैंने बोला ना जो हमारे पास में ये 1959 का एक्ट था ना, इसमें 2019 में एक बदलाव किया गया। तो 2019 में जो चेंज किया गया था, इसी चेंज के बेसिस में जो पहले हथियारों के लाइसेंस को लेकर 3 साल की वैलिडिटी हुआ करती थी, उस 3 साल की वैलिडिटी को बढ़ाकर 5 साल का कर दिया गया था। अब जब लाइसेंस दिए जाते हैं वेपन्स को लेकर तो 2 प्रकार के लाइसेंस होते हैं, ध्यान रखना। एक होता है नॉन प्रोहिबिटेड बोर और एक होता है प्रोहिबिटेड बोर। इस प्रकार से 2 लाइसेंस यहाँ पर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों लाइसेंस किसके थ्रू दिए जाते हैं? आर्म्स एक्ट 1959 के थ्रू दिए जाते हैं। 2 कैटेगरीज यहाँ पर लाइसेंस की बटी हुई है। ये ऑफिशियल जो हमारी वेबसाइट है ना इंडियन आर्म्स एक्ट का, वहाँ से यहाँ पर डेटा लिया गया है। ठीक है, अच्छा, ये नॉन प्रोहिबिटेड बोर और प्रोहिबिटेड बोर लाइसेंस क्या होता है? देखो, नॉन प्रोहिबिटेड बोर की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो इसमें हैंड गन्स वगैरह आती है, जो हाथ में आप गन्स वगैरह पकड़ते हो ना, वो वाली गन्स को यहाँ पर लिया गया है। तो जो इंडियन सिटीजन है और जिनकी उम्र 21 साल से ऊपर है, वही लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं इस प्रकार के नॉन प्रोहिबिटेड बोर वाले लाइसेंस को लेने के लिए। यानी इस प्रकार की गन का लाइसेंस जो है इनको मिलेगा जिनकी उम्र 21 साल से ऊपर है। ठीक है, और ये जो लाइसेंस है ये कौन इशू करता है? हमारी राज्य सरकार देती है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे डायरेक्टली प्रश्न बन जाएगा कि ये लाइसेंस कौन देता है, तो नॉन प्रोहिबिटेड बोर लाइसेंस राज्य सरकार देती है। फिर प्रोहिबिटेड बोर की अगर हम लोग बात करें तो प्रोहिबिटेड बोर वाले जो वेपन्स होते हैं ना, ये जो गन्स होती हैं थोड़ी हाई लेवल की होती है। इसमें जो पिस्टॉल्स हैं, हैंड गन्स हैं, जिसका कैलिबर यहाँ पर 38, 455, मतलब ये कुछ नंबर्स होते हैं, इसको आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। इसमें कुछ यहाँ पर सेमी ऑटोमेटिक गन्स होती हैं, फुल्ली ऑटोमेटिक गन्स होती हैं, तो ये प्रोहिबिटेड बोर्स होते हैं। ये हर किसी को अलाउ नहीं किया जाता। जो ये प्रोहिबिटेड गन्स होती हैं ना, ये प्रोहिबिटेड जो बोर गन्स होती हैं, ये केवल और केवल जो डिफेंस पर्सनल्स होते हैं, है ना, जो हमारी फोर्सेस के अंदर व्यक्ति हैं, उन्हीं को यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, जो भी हमारे डिफेंस सेक्टर के अंदर व्यक्ति काम कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को यहाँ पर ये गन्स दी जाती हैं। और जो प्रोहिबिटेड बोर होता है ना, इस गन का जो लाइसेंस है ये कौन इशू करता है? ध्यान रखना, इसका लाइसेंस सेंट्रल गवर्नमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लेना। नॉन प्रोहिबिटेड बोर वाला लाइसेंस कौन इशू करता है? हमारी राज्य सरकार। और प्रोहिबिटेड बोर का लाइसेंस कौन इशू करता है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स।
बात क्लियर हो गई। आगे आता है नेक्स्ट आर्टिकल और रेलिवेंट होने वाला है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वेयर हाउस रिसीप्ट के बारे में, थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसीट के बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है। अच्छा, क्या है ये कॉन्सेप्ट, इसको समझते हैं। तो रिसेंटली यहाँ पर ये चर्चा में निकल कर आया है ना, इसके प्रमोशन की वजह से। बट अभी मैं आपको थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। देखो होता क्या है, वेयर हाउस की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो ये गोदाम को कह लेते हैं हम लोग वेयर हाउस। क्या बोलते हैं, गोदाम को बोलते हैं वेयर हाउस। ठीक है, जहाँ पे आप सामान को रखते हो, फिर यहीं से सामान आपका ट्रांसपोर्ट होता है। अब ऐसे आप एक अंदाज़ा लगाओ, मान लो हमारे किसान भाई जो फार्मर्स हैं, उन्होंने यहाँ पर खेती करी, खेती करने के बाद में जो उनकी फसल आई है, वो फसल वो कहाँ पे रखेंगे, है ना। काफ़ी सारे फार्मर्स के पास में, जो बड़े रिच फार्मर्स हैं उनके पास में अपना खुद के वेयर हाउस होते हैं, लेकिन बहुत सारे फार्मर्स होते हैं जिनके पास में वेयर हाउस नहीं होता है। ठीक है, तो जो यहाँ पे हमारे वेयर हाउस बने हुए हैं ना, जो अलग अलग बॉडीज़ यहाँ पे चलाती हैं, उस बॉडी के वेयर हाउस में यहाँ पर वो सामान को स्टोर कर देते हैं, हमारे फार्मर्स वहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, तो वेयर हाउस का मतलब आपको समझ में आया। अब क्या होता है कि वेयर हाउस को लेकर ना एक निगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसीट आती है। ये जो सिस्टम है, ये पूरा एक सिस्टम है। निगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट का एक पूरा सिस्टम है। इसको साल 2011 में लॉन्च किया गया था। अच्छा, इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ पे फार्मर्स को ना थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाती है। कैसी हेल्प मिल जाती है, यार मुझे क्लियर पेज नहीं मिल रहा है, मैं आपको समझा सकूँ। चलो यहीं पे समझ लेते हैं। अब होता क्या कि मान लो हमारे फार्मर्स हैं, उन्होंने क्या किया, उनके पास में सपोज़ यहाँ पे 100 kg जो है ना वो वीट है, मतलब एग्जाम्पल ले रहे हैं, 100 kg गेहूँ है। अब यहाँ पे क्या किया, उन्होंने क्या कर दिया, इस वाले जो वेयर हाउस है उसके अंदर यहाँ पर इस गेहूँ को जमा कर दिया। अब जमा करने के बाद में इसके बदले में इनको क्या मिलेगी, एक रसीद मिल जाएगी, जिसको हम लोग रिसीट बोलेंगे कि भैया आपका इतना सामान इस वाले गोदाम में जमा है। तो अब फार्मर्स को यहाँ पर थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। अब सपोज़ यहाँ पे कि उनको एक अच्छा रेट नहीं मिल रहा है अभी, यानी कि अभी एक ऐसा टाइम चल रहा है उस समय पर इनको गेहूं का अच्छा रेट नहीं मिल रहा है, तो वो रुके हुए हैं, है ना। वो वेट कर रहे हैं कि यार कोई अच्छा समय आएगा, जब इसका रेट सही चलेगा तब मैं बेचूंगा, तब तक मेरे गोदाम में ये सामान रखा रहेगा, इस गोदाम में रखा रहेगा। इसके बदले में इनके पास में रिसीट मिल ही चुकी है। अब सपोज यहाँ पर अर्जेंटली इनको थोड़ा पैसे की ज़रूरत पड़ गई। अब आप कहोगे हाँ बिल्कुल, चलो ज़रूरत पड़ सकती है किसी को भी। अब अर्जेंटली इस फार्मर को जल्दी से पैसे की ज़रूरत पड़ गई, यार मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे ये काम करना है, मुझे हेल्थ के ऊपर थोड़ा खर्च करना है या इसी चीज़ के ऊपर खर्च करना है, अर्जेंटली यहाँ पे पैसे की ज़रूरत पड़ गई। तो जब पैसे की इनको ज़रूरत पड़ी तो ये क्या करेंगे, अपने इस गेहूं को बेचेंगे जो उन्होंने वेयर हाउस में रखा है। लेकिन यहाँ पर ये इंतज़ार कर रहे हैं कि यार अभी मैं अगर बेच दूंगा तो मुझे नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अभी इसका रेट अच्छा नहीं मिल रहा है। तो एक सीज़न आएगा जब रेट अच्छा मिलेगा तभी मैं बेच कर इससे पैसा कमा लूँगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर इनकी सोच है। तो इनको पैसा चाहिए तो क्या करेंगे, इनके पास में जो ये रिसीट है ना, जो ये रिसीट मिली है कि हाँ मेरा गेहूँ इस वेयर हाउस में इतना रखा हुआ है, ये रिसीट ले जाकर बैंक को दे देंगे। किसको, बैंक को। बैंक के पास में रिसीट आ गई, बैंक इसके बदले में इनको लोन दे देगा। ठीक है, बैंक इसके बदले में इनको लोन दे देगा। अब लोन का ये यूज़ कर लेंगे। अब आप कहोगे फार्मर लोन कैसे चुकाएगा, तो अभी गेहूँ इनका जो गोदाम है वो तो रखा ही वही है ना। तो अगर सही समय आता है, रेट अच्छा मिलता है तो गेहूँ को बेच देंगे, जो पैसा इनके पास में आया उससे लोन चुका देंगे बैंक का। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर ये सिस्टम होता है किसका, नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसीट का। ठीक है, तो ये जो रिसीट हैं ये नेगोशिएबल फॉर्म में होती हैं और आप इसका यहाँ पर कोलेटरल की तरह यूज़ कर सकते हो। जब लोन लोगे तो यहाँ पर इस रिसीट को आप रख सकते हो बैंक के पास में। सिंपल बात है। एक बात और ध्यान रखना, जितना भी ये वेयर हाउस रिसीट होता है ना, इसको कौन मैनेज करता है, तो इसको मैनेज किया जाता है वेयर हाउस डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2007 के तहत। यानी कि इस गोदाम को लेकर हमारे पास में पूरा एक पर्टिकुलर एक्ट है जिसका नाम है वेयर हाउस डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 2007। यही इन सारी चीज़ों को हैंडल करने का काम करता है। तो ये वेयर हाउस रिसीट के सिस्टम का काम क्या है, इसको 2011 में लॉन्च किया गया था। ये क्या करेगा, आपके कमोडिटी की ट्रांसफरशिप को, आपकी कमोडिटी की ओनरशिप को ट्रांसफ़र कर सकता है। आपको इधर से उधर सामान करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो रिसीट आपको मिली है, जो रसीद आपके पास में, आप उसी का यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। समझ में आई बात। अब इसी के बेसिस पर जो हमारे पास में ENWR है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वाला, इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसीट, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, डिजिटल फॉर्म में है। बस खाली इतना सा यहाँ पर आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, इसको भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो पूरे रिसिप्ट को फुल्ली, या कुछ हिस्सों में यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हो। समझ में आई बात। अब इन सब चीज़ों को कौन मैनेज कर रहा है, वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी यहाँ पर मैनेज कर रही है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, जो ये हमारा ENWR है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो है, डिजिटल फॉर्म में, इसकी आप ऑक्शनिंग भी कर सकते हो। यानी कि कुछ कंडीशन है कि मान लो यहाँ पे फार्मर ने लोन उठाया था बैंक से, अब यहाँ पे वो लोन पे नहीं कर पा रहे हैं, तो जो रिसीट यहाँ पर बैंक के पास में आई है तो उसकी नीलामी भी की जा सकती है। नीलामी करने के बाद में यहाँ पर मतलब कहीं पर भी लोन नहीं चुका पा रहे हैं तो उनकी जो रिसीट रखी गई है ना, तो उसके बेसिस पर वो नीलामी करने के बाद जो भी पैसा इकट्ठा होगा उससे यहाँ पर उनका लोन पे कर दिया जाएगा।
ठीक है, अगर कोई ऐसी कंडीशन आती है तो मतलब जो ENWRA जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है ना, इसको ऑक्शनिंग भी की जा सकती है, इसकी नीलामी भी की जा सकती है। इन सबको मैनेज कौन करेगा? वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। इस बॉडी को 2010 में बनाया गया था वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2007 के तहत। और ये बॉडी कौन सी मिनिस्ट्री में आती है? ध्यान रखना, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर में इसको रखा गया है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल में कर्नाला बर्ड सेंचुरी के बारे में डिस्कशन किया गया है। हाल ही में चर्चा में था और द हिंदू के वीडियो में मैंने आपसे बोला भी था इसका मैप में अच्छे से लोकेशन देख लेना। तो हाल ही में क्या हुआ है कि जो बर्ड की काउंटिंग है वो यहाँ पर की गई है, चिड़ियों की जो काउंटिंग है वो यहाँ पर की गई है कर्नाला बर्ड सेंचुरी के अंदर में, और लगभग 187 अलग अलग बर्ड्स की प्रजातियाँ यहाँ पर देखने को मिली हैं। दैट इज़ वाई बर्ड सेंचुरी चर्चा में है और ऐसी छोटी छोटी चीज़ प्रीलिम्स में पूछ ली जाती हैं और स्पेशली लोकेशंस आपसे पूछी जाती हैं। तो कर्नाला बर्ड सेंचुरी कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र के अंदर में जो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है ये आपको वहाँ पर स्थित देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे वुडलैंड बर्ड्स भी पाई जाती हैं, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की बर्ड्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद में जो यहाँ ये जो एरिया है ना, यानी कर्नाला बर्ड सेंचुरी क्या करता है, एक कैचमेंट एरिया बनाता है किसका? पतलगंगा रिवर का। अब कैचमेंट एरिया क्या होता है? कैचमेंट एरिया बेसिकली एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर पानी जो है वो कलेक्ट होता है जब जब बारिश होती है। यानी कि सपोज़ ये पहाड़ी इलाका है, बारिश हुई, पानी बहा होने के बाद में, बहने के आने के बाद में यहाँ पर जहाँ पे एक जगह कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, तो उसको हम लोग कैचमेंट एरिया भी बोलते हैं। तो ये कैचमेंट एरिया बनाता है पतलगंगा रिवर का, ध्यान रखना, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। दूसरा, इस कर्नाला बर्ड सेंचुरी की जब लोकेशन की बात करते हैं तो हमने डिस्कस कर लिया है कि महाराष्ट्र के अंदर में रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये जो पर्टिकुलर सेंचुरी ये स्थित है। और एक बात और ध्यान रखना, यह महाराष्ट्र की पहली बर्ड सेंचुरी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे सवाल बन सकता है, महाराष्ट्र की पहली बर्ड सेंचुरी ये कर्नाला बर्ड सेंचुरी है। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, जैसे कि लॉन्ग बिल्ड वल्चर्स पाए जाते हैं, ऐसे वल्चर जो कि बहुत कमी से दिखाई पड़ते हैं बट यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं, मतलब यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद मालाबार ग्रे हॉर्नबिल हो गया, स्मॉल सन बर्ड हो गया, शाहीन फैल्कन बर्ड्स हो गई, कुछ ऐसी बर्ड्स जो बहुत मुश्किल से दिखाई पड़ती हैं, वो सारी बर्ड्स यहाँ पे कर्नाला बर्ड सेंचुरी में हम आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल में हॉर्स शू क्रैब के बारे में डिस्कशन किया गया है। हाल ही में द हिंदू में भी कवर किया गया था, फिर बाद में इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन पर भी इसको कवर किया गया। तो हॉर्स शू क्रैब, क्रैब जो केकड़ा होता है ना, ये ऊपर से ऐसा दिखाई पड़ता है और अंदर से ऐसा दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो इसी की चर्चा की जा रही है। अब इसकी चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि हाल ही में जो हमारे साइंटिस्ट हैं इन्होंने ओडिशा सरकार से थोड़ा सा जोर देकर बोला है कि तुम लोगों को क्या करना है, यानी कि ओडिशा सरकार को एक कदम उठाना है और उस कदम में जो हॉर्स शू क्रैब्स हैं, यानी ये जो केकड़े हैं ना, इनकी सुरक्षा करनी है, क्योंकि ये केकड़े लगातार ख़त्म होते जा रहे हैं और आने वाले समय में ये एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, पूरी तरह से विलुप्त हो सकते हैं, जो कि हमारे एनवायरमेंट के लिए ही एक नेगेटिव बात मानी जाएगी। तो इनको प्रोटेक्शन देना हमारा कार्य है और ओडिशा सरकार के ऊपर इसी प्रकार से साइंटिस्ट ने जोर दिया है। अब ओडिशा सरकार के ऊपर ही जोर क्यों दिया गया? क्योंकि ये जो हॉर्स शू क्रैब हैं ये इंडिया में सबसे ज़्यादा ओडिशा में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो हॉर्स शू क्रैब के बारे में बात करेंगे तो हॉर्स शू क्रैब एक मैरीन कैलिकेरेट एंथ्रोपॉड है। क्या है? कैलिकेरेट आर्थ्रोपॉड, सॉरी एंथ्रोपॉड बोल दिया, आर्थ्रोपॉड है। ये वो प्रजातियां होती हैं जो कि यहाँ पर कोस्टल वाटर्स, यानी कि जो तट वाला पानी है ना, समुद्र का जो किनारा है, वहाँ पर ये पाई जाती हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर ध्यान रख सकते हो। बाकी एक लिविंग फॉसिल है, यानी कि जीवित जानवर है जो कि बहुत पुराना है, मतलब डायनासोर के ज़माने का यहाँ पर ये स्पीशी आपको देखने को मिल जाती है। इनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है इन हॉर्स शू क्रैब की, लेकिन अभी भी काफ़ी सारी मात्रा में पाए जाते हैं। ये जो हॉर्स शू क्रैब की स्पीशी हैं, ये 4 स्पीशी बेसिकली दुनिया भर में पाई जाती है। एक का नाम है अमेरिकन हॉर्स शू क्रैब, जो कि यूएसए में, देखो अमेरिका का नाम है तो यूएसए में ही पाई जाएगी। यूएसए का ईस्टर्न कोस्ट हो गया, गल्फ ऑफ मैक्सिको हो गया, यहीं पर ये हॉर्स शू की स्पीशी पाई जाती है। उसके अलावा यहाँ पर दूसरी स्पीशी का नाम है ट्राई स्पाइन हॉर्स शू क्रैब, तीसरे का नाम है कोस्टल हॉर्स शू क्रैब और चौथे का नाम है मैंग्रोव हॉर्स शू क्रैब। ये यहाँ पर 3 अलग अलग प्रकार से हॉर्स शू क्रैब की स्पीशीज़ हैं। देखो पहली वाली तो अमेरिका में पाई जाती है, नाम से पता चल रहा है। बाकी जो 3 आपको दिख रही है ना, ये इंडो पैसिफिक रीजन में पाई जाती हैं। इंडो पैसिफिक रीजन मतलब इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन। अब इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन की जब बात करते हैं तो यहाँ पर इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, जापान, ये सारी कंट्रीज़ आ जाती हैं। तो यानी कि ये जो हॉर्स शू क्रैब की स्पीशी हैं, जो लास्ट वाली 3 वाली हैं, अमेरिकन वाली को छोड़कर, ये तीनों की तीनों हॉर्स शू क्रैब की स्पीशीज़ इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना और जापान, इन सभी जगह में देखने को मिलती हैं। साउथ ईस्ट एशिया कोई एक देश नहीं है, साउथ ईस्ट एशिया बेसिकली रीजन है जहाँ पे बहुत सारे देश आपको देखने को मिल जाएंगे, फिलीपींस, इंडोनेशिया, है ना, ये सारी कंट्रीज़ आपको यहाँ पे नजर आती हैं। जब बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में स्पेशली जो ओडिशा है, ओडिशा एक सबसे बड़ी जगह है जहाँ पर हॉर्स शू क्रैब्स पाए जाते हैं।
अब इनका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है ये ज़रूर ध्यान रखना। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इनको शेड्यूल 4 में रखा गया है। इनको एक प्रोटेक्शन सुरक्षा दे रखी है। और IUCN स्टेटस की बात करेंगे तो जो अमेरिकन हॉर्सशू क्रैब है इसको वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है, और जो ट्राई स्पाइन वाला हॉर्सशू क्रैब है इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। और इसके बाद जो 3 अलग प्रजातियां हैं, इसके बाद जो 2 अलग और स्पीशी बच गई हैं उनकी IUCN स्टेटस की लिस्ट नहीं आई है, तो उनको अभी यहाँ पर आप याद नहीं रखोगे, कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक है। उसके अलावा ये 2 चीज़ें ज़रूर ध्यान रखना, अमेरिकन हॉर्सशू क्रैब वल्नरेबल कैटेगरी में और ट्राई स्पाइन हॉर्सशू क्रैब एंडेंजर्ड कैटेगरी में। समझ में आई बात। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल में नमदफा टाइगर रिजर्व के बारे में डिस्कशन किया गया। ये भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में, तो आज काफ़ी सारे टाइगर रिजर्व सेंचुरी ही चर्चा में हैं। तो हाल ही में एक टाइगर देखने को मिला है नमदफा टाइगर रिजर्व के अंदर में लगभग 8 साल के गैप के बाद, तो इस वजह से नमदफा टाइगर रिजर्व चर्चा में है। तो नमदफा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? सिंपल सी बात है, पहले आपको पढ़ा रखा है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर में जो चांगलांग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये नमदफा टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलेगा। ये जो नाम है इसका नमदफा टाइगर रिजर्व, ये बेसिकली यहाँ पे नमदफा नदी बहती है उसी के बेसिस पर पड़ा है। ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है जो कि दफा बुम रिज मिश्मी हिल्स के, देखो एक तरफ मिश्मी हिल्स है एक तरफ पतकाई रेंज है, उसके बीच में यहाँ पर ये रीजन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं वो देखने को मिल जाएंगे। एवरग्रीन फॉरेस्ट है, मॉस्ट डेसिडस फॉरेस्ट है। कभी मैं इन फॉरेस्ट के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जहाँ पे मैं आपको सारे फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा दूंगा, एवरग्रीन, मॉइस्ट डेसिडियस, सब ट्रॉपिकल, ये फॉरेस्ट क्या होते हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर जानवरों के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग स्पीशीज़ पाई जाती हैं एनिमल्स की, अर्थवॉर्म्स, बटरफ्लाई, मॉथ, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर नमदफा नेशनल पार्क में देखने को मिल जाती हैं। अब नमदफा नेशनल पार्क का लोकेशन देखना है तो उसके लिए आपको अरुणाचल प्रदेश का मैप देखना है। ये अरुणाचल प्रदेश है, हमारे इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न एक स्टेट है, और यहाँ पे आपको नंबर 2 देखना है। तो नंबर 2 कहाँ पर है? तो नंबर 2 आपको ये देखने को मिलेगा, यही है नमदफा नेशनल पार्क, यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा नमदफा नेशनल पार्क। ये आपको ऊपर इस इंडेक्स में भी नज़र आ रहा होगा। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल में बात किया गया है ATAG के बारे में। अब ये क्या है? ये है एडवांस टावर आर्टिलरी गन सिस्टम। ये जो गन सिस्टम आप देख रहे हो ना, थंबनेल में इसका पिक्चर भी देखा होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं एडवांस टावर आर्टिलरी गन सिस्टम। तो ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है जिसको हमारे डिफेंस मिनिस्टर हेड करते हैं, इन्होंने एक अप्रूवल दिया है कि हम लोग 307 इस प्रकार की जो गन्स हैं इसको परचेज करेंगे। तो उसका अप्रूवल दिया गया। कल मैंने आपको बताया भी था कि जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है वो कैसे अप्रूवल देता है, इसके मेंबर्स के बारे में बताया था, याद आ रहा होगा। तो यहाँ पर अभी इन ATAGA को परचेज किया जा रहा है, तो एडवांस टावर आर्टिलरी गन सिस्टम को परचेज किया जा रहा है, इस वजह से ये चर्चा में है। तो ये जो गन सिस्टम है ना, इसका यहाँ पर आप देख पाओगे एक बड़ा सा बाहर जो है एक जो कैलिबर है वो आपको ये देखने को मिल जाएगा, और इसका जो निशाना होता है वो बहुत ज़्यादा सटीक होता है, आप ऐसा कह सकते हो। उसके बाद में मेंशन किया गया है कि ये बहुत तेज़ी से फायरिंग के साथ साथ इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम भी नज़र है, ऑटोमेटिक हैंडलिंग सिस्टम आपको देखने को मिलेगा जो कि ऑटोमेटिकली वर्क करता हुआ नज़र आएगा। ये सेल्फ मैनेज कर सकता है अपने आप को। ये इसका एक लंबा सा बैरल नज़र आएगा, इसके पूरी की पूरी यहाँ पे कह सकते हो ये लेबलिंग है, इसको याद रखने की इतनी आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। आगे आते हैं। फिर उसके बाद में बोला गया है कि जो गन्स है ना, इनको हम कहाँ पर डिप्लॉय कर सकते हैं? इनको हाई ऑल्टीट्यूड रीजन में, यानी जो ऊंचाई पहाड़ी वाला इलाके रीजन है वहाँ पर इनको डिप्लॉय किया जा सकता है, इनको फैलाया जा सकता है, इनको तैनात किया जा सकता है। खासकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात की जा रही है, तो लद्दाख वाले रीजन में जो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इसके पीछे का अक्साई चीन वाला रीजन है जिसको चाइना ने इलीगल तरीके से कब्जाया है। तो इसी पर्टिकुलर रीजन में क्या होता है, इंडिया चाइना के बीच में काफ़ी सारे बॉर्डर पर इश्यूज़ रहते हैं, तो यहीं पर हम इस प्रकार के जो ATA जैसे सिस्टम है ना, यानी कि यही जो हमारी टावर गन सिस्टम है, इसको यहाँ पर तैनात कर सकते हैं बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। ये बात यहाँ पर क्लियर की गई। उसके बाद में ध्यान रखना, ये जो सिस्टम है गन का, ये किसने डेवलप किया है? इसको DRDO ने बनाया, दैट इज़ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू यहाँ पर ये तैयार किया गया है। और DRDO ने भी अकेले नहीं बनाया है, DRDO के साथ साथ यहाँ पर कुछ प्रोडक्शन पार्टनर्स हैं, 2 प्राइवेट कंपनीज़ हैं, पुणे बेस्ड भारत फोर्ज एंड टाटा एडवांस सिस्टम, इन सब ने मिलकर यहाँ पर इस सिस्टम को डेवलप किया है। आई होप गाइज आपको यहाँ पर एक जो क्लैरिटी है वो मिल चुकी है। तो ये थे आज के हमारे सारे के सारे इंपॉर्टेंट से न्यूज़ आर्टिकल्स। बहुत ध्यान से चीज़ों को सुनते हुए चलना, ये वीडियो आपके लिए प्रीलिम्स के लिए खासकर बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होता है। अब बात आती है यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। जो भी हमने अभी डिस्कस किया है उसके बेसिस पर अब मैं आपको सारे क्वेश्चंस दूंगा। पहले लाइन से मैं आपको सारे क्वेश्चंस बताता हुआ चलूँगा, उसके आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है। फिर लास्ट में मैं आपको एक साथ सारे क्वेश्चंस के आंसर्स बताऊँगा ताकि आप उसको मैच कर सको, और जो भी यहाँ पर आपका स्कोर आता है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सको, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बात करता है हॉर्स शू क्रैब के बारे में, हम पहले यहाँ पर डिस्कशन कर चुके हैं, है ना।
तो हॉर्सशू क्रैब को लेकर दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, ये जो क्रैब है ये कैलिकेरेट आर्थ्रोपॉड फैमिली को बिलोंग करता है, जो कि यहाँ पे खासकर जो हमारी कोस्टल वाटर्स है ना, समुद्र का जो तट वाला रीजन है, किनारे वाला रीजन है, वहाँ पर ये पाए जाते हैं, गहराई पानी में यहाँ पर ये देखने को मिलते हैं। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि हॉर्सशू क्रैब को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 4 में रखा गया है। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं, या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन बात करता है ATAGS सिस्टम के बारे में, दैट इज एडवांस टावर आर्टिलरी गन सिस्टम, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कशन किया था। इसको लेकर दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, इसके अंदर क्षमता है किस चीज़ को लेकर कि जो लॉन्ग रेंज गाइडेड म्यूनिशंस हैं उसको यहाँ पर टारगेट कर सके, कोई दूरी पर यहाँ पे हमारा टारगेट है, कोई दूरी पर यहाँ पे हमारा टारगेट हिट करना है तो उसको यहाँ पे आराम से कर सकता है। दूसरा स्टेटमेंट, इस ATAGS सिस्टम को DRDO ने डेवलप किया है, DRDO के साथ साथ यहाँ पर इसके दो और प्रोडक्शन पार्टनर्स हैं, भारत फोर्ज और टाटा एडवांस सिस्टम। तो बताओ यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं, या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बात करता है इंडियन आर्म्स एक्ट ऑफ 1959 को लेकर। तो इस एक्ट को लेकर दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, इस एक्ट के अंदर में एक जो व्यक्ति है ना वो बहुत सारे हथियार अपने पास में रख सकता है। क्या ऐसा है? बहुत सारे हथियार रख सकता है, इस एक्ट के अंदर में ये बात बोली गई है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो ये प्रोहिबिटेड बोर गन्स होती हैं ना, ये हमारी राज्य सरकार जारी करती है, यानी कि प्रोहिबिटेड बोर गन्स का जो लाइसेंस है वो राज्य सरकार देती है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो बताओ यहाँ पर इंडियन आर्म्स एक्ट को लेकर इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए बोलता है 1 ओनली, बी बोलता है 2 ओनली, सी बोलता है दोनों सही हैं, या डी बोलता है दोनों के दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन बात करता है इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसीट के बारे में। इस रिसीट को लेकर दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, ये जो रिसीट मिलती है ना, इसको लेकर आप ऑक्शनिंग भी कर सकते हो, यानी कि अगर मान लो एक लोन है जो कि फार्मर्स रीपेड नहीं कर पाते हैं, पूरा पे नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पर ऑक्शनिंग भी की जा सकती है। ये जो रिसीट है ना, इसकी नीलामी भी की जा सकती है। दूसरा स्टेटमेंट, जो वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो क्या करता है, वो इस पूरे के पूरे निगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसीट को रेगुलेट करने का काम करता है, इसको मैनेज करने का काम करता है। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं, या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन बात करता है ट्रिनिडेड आइलैंड के बारे में। ये जो आइलैंड है ये हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है, बताना ये कौन से समुद्र में स्थित है। ऑप्शन ए पैसिफिक ओशन, ऑप्शन बी साउथ अटलांटिक ओशन, ऑप्शन सी आर्कटिक ओशन, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन बात करता है कर्नाला बर्ड सेंचुरी के बारे में। तो कर्नाला बर्ड सेंचुरी जो कि हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिली है, ये कौन से राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। नीचे आपको इसका सही उत्तर देना है, बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है। अगला क्वेश्चन बात करता है नमदफा टाइगर रिजर्व के बारे में। तो नमदफा टाइगर रिजर्व जो कि हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है, ये कौन से राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन बात करता है मतुआ कम्युनिटी के बारे में। मतुआ कम्युनिटी जो कि हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिली है, ये कौन से राज्य में रहती हैं, यह आपको बताना है। ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल, या ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। आज के क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं और किसी के भी क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। और कोशिश करना कि देखो गलत हो ही ना यार, क्योंकि बहुत आराम से सिंपल तरीके से हम लोगों ने पढ़ा है। तो पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ में अगर आपने पूरे लेक्चर को सुना है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके कोई क्वेश्चन गलत होगा नहीं। अब फटाफट हम लोग इनके आंसर्स देखना स्टार्ट करेंगे ताकि आप चेक कर सको कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और अपना स्कोर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखे बिना मत जाना, पता चलता रहता है कौन कौन रेगुलर बेसिस पर क्वेश्चंस में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो सबसे पहला हमने क्वेश्चन मतलब आखिरी क्वेश्चन से देखना स्टार्ट करेंगे। तो ये मतुआ कम्युनिटी को लेकर सवाल पूछा गया था कि हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिली है, कौन से राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल के अंदर आपको ये कम्युनिटी ज़्यादातर देखने को मिल जाती है। फिर अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया नमदफा टाइगर रिजर्व जो कि हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है, कौन से राज्य में है। तो ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश के अंदर में ये नमदफा टाइगर रिजर्व देखने को मिल जाता है। फिर अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कर्नाला बर्ड सेंचुरी जो कि हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिली है, ये कौन से राज्य में है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र में आपको ये सेंचुरी देखने को मिल जाती है। फिर आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया था ट्रिनिडेड आइलैंड को लेकर, ये हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है, ये कौन से ओशन में देखने को मिलता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी साउथ अटलांटिक ओशन में ये पाया जाता है। फिर उसके बाद में
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसीट को लेकर। इसको लेकर दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका उत्तर यहाँ पे सी है, वो सही करेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। क्योंकि मैंने अभी आपको ये रिसीट का कॉन्सेप्ट पहले ही पढ़ा दिया था। तो बोला यह जाता है कि यहाँ पर जो रिसीट है ना, अगर मान लो फार्मर है वो अपना लोन रीपे नहीं कर पाते हैं तो उनकी रिसीट की नीलामी की जा सकती है। तो पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि दूसरे स्टेटमेंट में बोला गया है कि जो वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी है ना, वो यहाँ पे क्या करता है, इस पूरे के पूरे नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसीट को रेगुलेट करने का काम करता है। फिर अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था इंडियन आर्म्स एक्ट 1959 को लेकर कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, क्योंकि पहला स्टेटमेंट बोलता है कि इस एक्ट के तहत एक व्यक्ति एक से ज़्यादा जो वेपन्स है उनको लेकर चल सकता है। ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति यहाँ पर एक से ज़्यादा हथियार नहीं ले सकता, एक से ज़्यादा गन नहीं ले सकता। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो प्रोहिबिटेड बोर गन्स हैं इसका जो लाइसेंस है वो हमारी राज्य सरकार इशू करती है, ऐसा नहीं है, हमारी केंद्र सरकार या जो हमारी होम मिनिस्ट्री है वो इसको इशू करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था एडवांस टावर आर्टिलरी गन सिस्टम को लेकर कि दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि इसके अंदर क्षमताएं हैं लॉन्ग रेंज टारगेट को हिट करने की। दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इस सिस्टम को DRDO ने बनाया है दो अलग अलग बॉडीज़ के साथ में मिलकर, भारत फोर्ज और टाटा एडवांस सिस्टम के साथ में मिलकर। तो ये था गाइज आज का हमारा सारा का सारा डिस्कशन। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन रह गया है, हॉट शू क्रैब को लेकर यहाँ पर डिस्कशन किया गया था। हॉट शू क्रैब को लेकर दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना था कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, दैट इज़ वाई सी इसका करेक्ट आंसर है। क्योंकि ये जो क्रैब है ये कैलिकरेट एथ्रोपॉड फैमिली को बिलोंग करता है, और इस वजह से पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इसको शेड्यूल 4 में कवर किया गया है। तो एज इट इज़ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो कितनी गहराई से आप लोगों ने यहाँ पर कितने कंसंट्रेशन के साथ में आज के इस लेक्चर को सुना था, वो आपको इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के बाद ही पता चलता है। तो इस वजह से क्वेश्चंस को लगाने का मेन पर्पज़ यही है कि आप यहाँ पे पूरे कंसंट्रेशन के साथ में चीज़ों को सुनो, फिर उसके बाद में सॉल्व करो। और ऐसे क्वेश्चंस UPSC भी पूछता है, तो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस अगर रोज़ाना के बेसिस पर होती रहेगी तो वहाँ पर बैठकर आपको पेपर बहुत ईजी लगेगा, क्योंकि आप पहले 1 साल से डेली प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चंस की। नाउ इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।